बोर्ड्स पास आ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट वाले बोर्ड्स नवंबर दिसंबर में होने शेड्यूल्ड है। सीबीएसई ने उसके सैम्पल पेपर्स भी निकाल दिए हैं। तो आज क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ सैम्पल पेपर्स होम साइंस के करने के लिए सेशन 2021 और 22 के लिए। हम सभी को पता है कि होम साइंस का जो पेपर है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 35 का है, जो फर्स्ट प्री बोर्ड है। और ये पेपर जो आएगा 90 मिनट्स का आएगा। ये 90 मिनट्स का जो पेपर है उसमें 55 क्वेश्चंस होंगे और आपको इन 55 में से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस है। ए, बी और सी तीन सेक्शंस में ये पेपर डिवाइडेड है। ए सेक्शन में 25 पे क्वेश्चंस होंगे जो कि सिंपल एमसीक्यूज होंगे, जैसे कि आप करते चले आ रहे हो। इन 25 में से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। खंड बी जो है उसमें आपके पास 24 एमसीक्यूज है, लेकिन ये 24 एमसीक्यूज पिछले 25 एमसीक्यूज की तरह नहीं है। ये जो एमसीक्यूज हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और इसी के साथ साथ आपको रीजनिंग करनी है। ठीक है। अब ये रीजनिंग वाले हैं जिसमें आपको कारण बताना है। कारण बताने के लिए आपको क्या किया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा या एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका कारण बताओगे। तो ये वाले जो है इसमें आपको दिमाग लगाना, और ये तभी अटेम्प्ट होंगे जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई हो और आपको उस कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको लाती रहूंगी, लेकिन अभी हम सैम्पल पेपर की बात करें। और सी सेक्शन में केस स्टडी आएगा जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और उन 6 में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो 5 की चॉइस यहाँ है, 4 की यहाँ पर और 1 क्वेश्चन की यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ एमसीक्यूज। उसकी तैयारी आप करो और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दो। तो 35 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, 45। हर क्वेश्चन जो है 0.78 मार्क्स का है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आपको क्या करना है, आपने तो अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सारे सही करने हैं। ठीक है, तो अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। और फिर से मैं रिमाइंड कर रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट इसे सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे के सारे वीडियोस आप तक आते रहें। जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिस तरह के भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसकी हम प्रैक्टिस जैसे ही करें आपके पास वो आ जाए। तो चलो हम आज शुरू करते हैं खंड आ से। सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लेंगे, खंड आ को 2 हिस्सों में कवर करेंगे, 12-12 क्वेश्चन करीब करके। जो खंड बा है, बी सेक्शन जो है उसमें भी हम हाफ हाफ करेंगे और सी सेक्शन को एक में। तो बेसिकली 5 छोटे छोटे वीडियोस में हम इस पूरे सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो खंड आ, इसमें आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सुकार्यिकी या अर्गोनॉमिक्स के 4 जो स्तंभ हैं उनमें से नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट जो है वो है जीवमिति या बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक जैसे हम फिंगर स्कैन कराते हैं, आई स्कैन कराते हैं, वो है जीवमिति। फिर मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्री, मानव मिति जिसमें बॉडी के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, इसे हम कहते हैं मानव मिति। फिर शरीर क्रिया का ज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। अब अर्गोनॉमिक्स जो है क्या था, सुकार्यिकी। अर्गो और नॉमिक्स अगर आपको याद हो 2 शब्दों से बना था, अर्गोन और नॉमिक्स। अब ये क्या है, कार्य की स्टडी है, और अगर ये कार्य के बारे में पढ़ाई करते हैं तो कार्य से रिलेटेड मानव मिति। अगर एक कुर्सी भी बनानी हो, स्लैब बनानी हो, तो बॉडी के मेजरमेंट्स लेने ज़रूरी हैं। शरीर की क्रियाएं, कब आप थकते हो, किस तरह से कार्य करते हो, शरीर के अंदर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, किस तरह से फटीग होता है, ये सारी चीज़ें शरीर क्रिया में आएंगी। फिर है औद्योगिक औद्योगिक मनोविज्ञान, काम में कैसे मन लगता है या नहीं, किस तरह से हम अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं, जैसे एसी लग के। तो ये तो तीनों चीज़ें हमारे कार्य से रिलेटेड है। लेकिन मानव मिति, जीव मिति, क्या ये रिलेटेड है? बायोमेट्रिक आप कर रहे हो या नहीं, इससे कार्य करने की क्षमता पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसका आंसर है ए। सुकार्यिकी या अर्गोनॉमिक्स के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से कौन सा नहीं है, इसका ऑप्शन होगा ए, जीव मिति या बायोमेट्रिक। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राहुल ने एक सैंडविच खाया जो देखने में तो अच्छा लग रहा था और उसकी खुशबू भी सुखद आ रही थी, लेकिन कुछ घंटों में उसके गंभीर पेट दर्द होने लगा, मतली और उल्टी की शिकायत भी हुई। और निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है? बताओ कौन सा जिम्मेदार हो सकता है? खाद्य अपमिश्रण, खाद्य विषाक्तता, खाद्य संक्रमण या फिर खाद्य संदूषण। अब बताओ इसमें से, जब उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें रंग भी अच्छा है, खुशबू भी सही आ रही है, तो इसका मतलब अभी उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा
वो क्या होगा? खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता और खाद्य संक्रमण, संदूषण, इन सब में अगर फर्क पता हो। अब मिश्रण, ये तो अडल्ट्रेशन हो गया, मतलब खाने में मिलावट। संदूषण, उसमें जर्म्स हो गए हैं। खाद्य संक्रमण, इसमें क्या होता है कि खाद्य संक्रमण में थोड़ा समय लगता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है इन्फेक्शन। अब बैक्टीरिया शरीर में जाके बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही घंटों में असर हो गया है और खाना जो है वो खराब नहीं हुआ। बैक्टीरिया खाना भी तो खराब करता है। तो अगर खाना खराब नहीं हुआ और बहुत जल्दी इसके इम्पैक्ट हो गया, इसका मतलब इतना समय नहीं मिला कि बैक्टीरिया शरीर में जाए और बहुत सारे अपने आप को मल्टीप्लाई करे। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, मतलब भोजन की विषाक्तता। बेटे जितने क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर उनका क्लैरिफिकेशन भी देती जाऊंगी, ताकि आपको समझ में भी आए कि हम जो आंसर लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जब रीजनिंग आएगी ना, तो यही काम आएगा कि आपने कितने अच्छे से अपने कंसेप्ट को समझा है। अगला, नित्या एक वस्त्र उत्पादन कंपनी की मालकिन है। सारे क्वेश्चंस पूरे पढ़ना, हर वर्ड, और उसे हर दिन काम में नए नए जोखिम भरे फैसले लेने पड़ते हैं। तो नित्या एक कौन है? क्या वो उद्यमी है, वेतनभोगी है, मजदूर है, या अकुशल श्रमिक है? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो मालकिन है और रोज अपने फैसले खुद ले रही है, तो वो उद्यमी है। वेतनभोगी तो ये कर नहीं सकता, मजदूर बिल्कुल नहीं, और अकुशल श्रमिक तो बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकता। तो ये आएगा उद्यमी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर प्रदान की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? अब इसमें प्राथमिक स्तर पर पीएचसी, बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि इसका फुल फॉर्म आए, तो आपको पीएचसी का फुल फॉर्म खुद पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, लिखने के बाद तो ये समझ में आ ही रहा है, लेकिन आपको ये पूरा पता होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पीएचसी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। माध्यमिक स्तर पर सीएचसी आता है क्या? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तृतीयक स्तर पर सीएचसी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और तृतीयक स्तर पर एम्स। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, तो भी गेस करने के लिए आप ये सोचो कि प्राथमिक स्तर का एक ही दिया हुआ है, तृतीयक स्तर का एक ही दिया है, तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली सही होंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, क्योंकि सीएचसी या तो माध्यमिक स्तर का हो सकता है और या फिर तृतीयक स्तर का। तो अगर गेस मारना हो तो जरूर इंटेलिजेंट गेस मारना। कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं या क्वेश्चन नहीं आता, तो इस केस में गेस मारना पड़ेगा। और गेस मारने के लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ पर आपको एक लिंक दे दूंगी, इस लिंक पे जाओ और देखो कि गेस हम किस तरह से मार सकते हैं। गेस है तो गेस ही रहेगा, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी गेस मारने में भी सोचो। अब देखो इन दोनों में से कोई एक ही गलत हो सकता है। तो प्राथमिक स्तर वो होता है जो, जैसे ये बहुत सारी डिस्पेंसरीज हैं छोटी छोटी हमारे घरों के जो पास पास होती हैं, ये प्राथमिक स्तर है, बीमार हुए और उनके पास चले गए। अगर कोई समस्या यहाँ सॉल्व ना हो तो हम जोनल लेवल पे चले जाते हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ये हो गया माध्यमिक स्तर। अगर यहाँ भी कोई समस्या ना सुलझे तो हम क्या करते हैं, हम स्पेशल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जैसे एम्स हो गया। तो ये तृतीयक स्तर है। तो इनमें से गलत कौन सा होगा? देखो 4 और 5 में से ही है ना, टर्शरी लेवल या फिर तृतीयक स्तर, इसमें सीएचसी नहीं आता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें नहीं आते। तृतीयक स्तर में क्या आता है? एम्स। तो हमारे पास वैसे ही था, या तो इन दोनों में से कोई एक गलत होना था, और वो है हमारा सी ऑप्शन। गेस करना समझ में आ रहा है, लेकिन गेसिंग इज द लास्ट ऑप्शन, गेसिंग के भरोसे मत जाओ। ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी रोगी की पोषण स्थिति का आंकलन करते समय नैदानिक पोषण विशेषज्ञ द्वारा किस कारक पर विचार नहीं किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मानव मितीय माप, अभी मैंने मानव मितीय बताया था, मतलब आपके मेजरमेंट, शरीर का जो नाप लिया जाता है। आहार और दवा के इतिहास पर विस्तृत जानकारी, प्रयोगशाला और शारीरिक मास के संबंध में जानकारी, और आहार सर्वेक्षण। अगर हम नैदानिक पोषण मतलब हम किसी भी व्यक्ति को आहार की उसका डाइट बनाकर देते हैं, उसके लिए आहार योजना बनाते हैं, तो उसके नाप हमें देखने पड़ेंगे, वो मोटा है, पतला है, क्या हमें वजन बढ़वाना है, घटवाना है। फिर आहार और दवा वो क्या अब तक लेता आ रहा है, किस तरह का खाना ले रहा था, उसमें तभी तो परिवर्तन करेंगे। फिर प्रयोगशाला और शारीरिक माप संबंधी जानकारी, मतलब कौन सा माप जो है वो नॉर्मल है, कौन सा बड़ा माना जाता है, किस माप पे हमें क्या देना है, ये तो इसी से ही पता चलेगा। लेकिन आहार सर्वेक्षण, किसी दे कहीं पर मान लो मेरे इलाके में आहार सर्वेक्षण हुआ, तो उससे क्या लेना देना, ये जो है जन पोषण में काम आएगा। तो ये जन पोषण विशेषज्ञ जो है उसको आहार सर्वेक्षण काम आएगा, लेकिन नैदानिक पोषण विशेषज्ञ को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो जिस पे उसे विचार नहीं करना है वो है आहार सर्वेक्षण, डी।
क्वेश्चन नंबर 6, दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए आईसीडीएस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आंगनवाड़ी? ये तो बिल्कुल, आईसीडीएस का मतलब आंगनवाड़ी रट लो। प्रशिक्षण संस्थान? नहीं, ये मुख्य, इसमें ध्यान देना, इसमें पूछा गया है प्रमुख क्षेत्र, तो प्रमुख तो प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। डे केयर या क्रेच, ये भी प्रमुख नहीं हो सकते, ये आंगनवाड़ी का एक हिस्सा है। तो मेन क्या इसका है? प्रमुख एकदम आंगनवाड़ी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हमारा 6th क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, कोडेक्स इंडिया कहाँ पर स्थित है? भारत। कोडेक्स इंडिया, कोडेक्स जो है ये तो इंटरनेशनल निशान है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय निशान है, जो कि खाद्य गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो भारत में ये कहाँ पर है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, या फिर स्वास्थ्य महानिदेशालय। कोडेक्स इंडिया ये किस लिए दिया जाता है? अच्छे स्वास्थ्य और बढ़िया खाना होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रसंस्कृत पे हो या शिक्षा स्वास्थ्य मतलब महानिदेश में हो। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्योंकि कोडेक्स इंडिया का मेन पर्पस क्या है? अच्छे स्टैंडर्ड्स बनाना, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का सी। क्वेश्चन 8 बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, तो ये अगर आते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, नहीं आते तो गलत हो जाएंगे, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। भोजन में ताप का खतरा क्षेत्र या फिर डेंजर जोन में बैक्टीरिया तेजी से गुणा करता है। तापमान का यह जो खतरा क्षेत्र है, इसका रेंज क्या है? बताओ। 2 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या 6 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इस वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो फ्रिज है उसमें 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और हमारे फ्रिज में जल्दी से खाना खराब नहीं होता, तो 4 डिग्री के नीचे सेफ है। और कोरोना के टाइम में भी आपने सुना होगा, कोरोना वायरस भी जो है जब हम 60 डिग्री गर्म करते हैं तो वो उसकी जो क्षमता है बढ़ने की वो खत्म हो जाती है। तो उससे अगर हम अंदाज लगाएं, अगर गैस भी करना पड़े, तो इसका सही आंसर है बी, 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे याद कर लो, इसमें आंसर क्या है? 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए खतरा क्षेत्र, इस तापमान पर वो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, छोटे बच्चों के पास दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हें एक सहायक वातावरण की जरूरत होती है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने ये सिद्धांत दिया था। पियाजे, मारिया मॉन्टेसरी, वाइगोत्स्की, या फिर सिगमंड फ्रॉइड। तो इसका आंसर क्या होगा अगर आपको याद हो? तो इसमें जो आंसर है वो है पियाजे, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी इसने तो स्कूल्स बनाए थे, वाइगोत्स्की की अपनी अलग थी, और सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया था। तो इसका आंसर है पियाजे। इसको याद रखना, इसमें जो है दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं, और यहाँ पर वातावरण से उसे रिलेट किया है, ये लर्निंग वाली थ्योरी यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है पियाजे या फिर ऑप्शन ए। अब आगे आते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 यह सुनिश्चित करता है कि काम पर डैश की सुविधा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें क्या है? जलपान गृह, दूसरा छाया, सी क्रैच, या फिर प्राथमिक चिकित्सा। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर ये छाया नहीं होगा, ये डे केयर होगा। जैसे ये जो घर लिखा है ये नीचे आ जाएगा, और इसका आंसर होगा डे केयर। तो यहाँ पर कारखानों में क्या होना चाहिए? ये जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट का था, जो महिलाओं वाला लेसन था, वहाँ पर ये आएगा। कारखाना अधिनियम में ये कहा गया था जहाँ पर भी महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पर क्रैच की सुविधा होना ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्लियर। अब हम आते हैं 11th पर। ये कच्चे माल को अर्ध तैयार और तैयार उत्पाद में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का समूह है। किसको? अर्ध तैयार को तैयार उत्पाद में। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। पहला है भोजन विज्ञान, खाद्य विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, और खाद्य अभियांत्रिकी। अगर आपको ये लेसन याद हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, वरना इसको ज़रूर पढ़ के जाना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आएगा। भोजन विज्ञान, ये तो सारा ही भोजन की पैदावार भी इसमें इंक्लूडेड होती है, सब कुछ भोजन विज्ञान में आता है। भोजन विनिर्माण,
ये भी नहीं होगा। हम कुछ जो है नया बनाएं, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें हम सिर्फ अर्थ तैयार को तैयार कर रहे हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण, बिल्कुल खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है, हम सामान को पैक करते हैं, उसे तैयार करके बेचते हैं। खाद्य अभियांत्रिकी, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कोई खाने में बहुत बड़ा बदलाव करें, उसमें कोई नया चेंज लाए, इंजीनियरिंग करें। तो इसका आंसर क्या है, खाद्य प्रसंस्करण, सी। अर्ध तैयार को तैयार उत्पाद में बदलने के लिए खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन HACCP का कार्य नहीं है? यहां भी ध्यान देना, HACCP का कार्य नहीं है। पहला है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारण दृष्टिकोण। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा अभी तो हमने करा था, इसमें जो पर्पस है वो तो यही है कि खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा, केवल उत्पादकों को संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने में एक सक्षम बनाना। केवल उत्पादकों को, क्या ये जरूरी है कि सिर्फ उत्पादकों के लिए हो? ये यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ फिर से एक बार देखो, केवल दिया हुआ है, तो अगर केवल है तो चांसेस यही हैं कि ये ही गड़बड़ होगा, क्योंकि और भी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सी, लगातार अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादकों का आश्वासन देना। बिल्कुल, HACCP का उद्देश्य ही यही है। और डी, खाद्य प्रसंस्करण या निर्माण के किसी भी स्तर पर खतरों का पता लगाना। बिल्कुल, HACCP, इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आता है तो। ठीक है, क्या था इसका? HACCP, ये है ही खतरों के लिए, तो ये भी उसका उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। इसका आंसर है बी, केवल उत्पादकों के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाना, सिर्फ यही इसका एक कार्य नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी 12 कर लिए, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 से मैं नेक्स्ट में करूंगी। अपनी तैयारी अच्छी करते रहना, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एटलीस्ट होम साइंस में 100 on 100 आए, और यही हमारा टारगेट है। मेरे साथ रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।